हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे जो अभी अपना चल रहा था क्षेत्रीय अखंडता की बात कर रहे थे, क्षेत्रीय आकांक्षाएं था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि J&K दैट मीन्स जम्मू कश्मीर का किस तरीके से यानी कि स्पेशल स्टेट का उसे दर्जा दिया गया। देन उसके बाद हमने कुछ पूर्वोत्तर स्टेट की बात की एंड अब मैं पूर्वोत्तर स्टेट बात कर ही रही हूँ तो आपको पता होगा ना कि कौन से स्टेट है, और यदि पता है तो प्लीज़ फटाफट कमेंट करिए कि ये कौन कौन से स्टेट पूर्वोत्तर जो स्टेट की मैं बात कर रही हूँ आते हैं। सेवन सिस्टर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने इनकी सिचुएशंस भी आपको बताई है कि अभी भी यानी कि इनका हिस्ट्री से लेके आज तक की आप बात करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जितना यहाँ के उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत में या मध्य भारत में जो भी डेवलप था, कहीं ना कहीं उधर साइड पूर्वोत्तर भारत में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ना हो पाने का रीज़न भी है। देखिए, आप जब मैप देखते हो ना, आप में से जो भी बिल्कुल से न्यू हो मैं उनके लिए बता रही हूँ एंड जो भी रेगुलर देख रहे होंगे उनके लिए तो बिल्कुल भी ये नया नहीं होगा क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जियोग्राफी यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी कोई आपसे कहे कि पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, तो बिल्कुल एकदम से सिर के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए मैप थोड़ा सा कि किस तरीके से आप देखोगे। ये आपने लाइन खींची ये, ठीक है, डायरेक्शन आप कैसे देखते हो मैप में। आप अपने से इधर फिजिकली कुछ और मानते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन इसमें आप कैसे डायरेक्शन शो करते हो यहाँ पे ना हमें ऐसे देखना है। देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका साउथ हो गया और इधर आपका ईस्ट आता है, इधर आपका वेस्ट आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी आप मैप देखेंगे तो मैप का जो ऊपर वाला एरिया होता है ना वो आपका क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है। ठीक है, तो मैप में जम्मू कश्मीर, आपके जब भी मैप सीधा रखोगे तो कौन सा सबसे ऊपर आता है, जम्मू कश्मीर आता है, आपका पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। तो ये कौन से वाले स्टेट हो गए, ये उत्तर स्टेट हो गए। ठीक है, उत्तर पूर्वी जो आपका आता है वो वाले स्टेट हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो साउथ में। साउथ की मैं बात करती हूँ, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मतलब क्या है यार, साउथ इंडिया की स्टेट है। इंडिया कोई अलग से 4 पार्टों में नहीं डिवाइड हो गया है कि एक इंडिया हो गया, एक साउथ इंडिया हो गया, एक नॉर्थ इंडिया हो गया, एक ईस्ट इंडिया, एक वेस्ट इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन्हें बस हम एक आसानी से मतलब पढ़ने के लिए आपको बताया कि यदि एक चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, उसका सब मतलब चैप्टर बना दिया जाए, डिवाइड कर दिया छोटा छोटा, तो वो हमें बहुत ईजीली समझ में आ रहा। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, चाहे आपको यहाँ की इकोनॉमिकली कंडीशन पढ़ रहे हो, सोशली कंडीशन पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हम क्या करते हैं अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं कि राइट, मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दक्षिण भारत में चोल आए थे, चेर आए थे, पांड आए थे। हमारा क्लियर होगा कंसेप्ट कि हाँ दक्षिण भारत में चोर, चेल, पांड आए थे। ठीक है, लेकिन वहीं पर उत्तर भारत, अब हमें पूरी इंडिया के नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कोई जानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने देख लिया ऑब्वियस है कि दक्षिण भारत में कौन कौन आए। ठीक है, और दक्षिण भारत का हमें पता है कि हाँ यहाँ, उसके बाद हमने उत्तर भारत का पढ़ लिया, ऐसे ही पूरे भारत इंडिया का हमारा हो गया कंप्लीट। मध्य भारत में क्या सिचुएशन थी मुगल काल में, वर्तमान में, या पॉलिटिकली कंडीशन किस तरीके की थी, कांग्रेस की सरकार उस टाइम पे सत्ता पे चल रही थी, तो मध्य भारत में उसकी क्या सिचुएशन थी। दक्षिण भारत में हमने देखा था कि तमिल पहले एक ऐसा राष्ट्र भी बनता है, राज्य भी बनता है, जहाँ पे वो मतलब पूर्ण विपक्ष की सरकार, एकदम से कोई भी गठबंधन नहीं था और यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा मैप देखना आना चाहिए कि उत्तर में कौन सा आ रहा है, दक्षिण में। हालांकि बहुत बच्चों वाली बात है, ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बच्चों वाली बात मैडम क्यों बता रही है, बट ठीक है, जिनको पता उनके लिए बच्चों वाली, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत अच्छे वाली है। तो अब आते हैं पूर्वोत्तर में, यहाँ सॉरी ये ईस्ट होगा आपका, और इधर ईस्ट में आते हैं आपके 7 स्टेट, ठीक है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की कंडीशन आपको पता है कि बहुत बुरी हो चुकी थी। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर होगा, कोहिमा हो गया, ये सॉरी कोहिमा नागालैंड की कैपिटल होती है। ठीक है, तो कैपिटल भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद होना चाहिए, फ्लो में निकल गए मेरे से, तो आपको भी पता होनी चाहिए। और खैर अब आते हैं कि यहाँ की जो विशेष स्पेशल स्टेट का दर्जा की मांग क्यों हो रही थी। तो कुछ की तो हमने पढ़ चुका, जैसे असम हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनको हम देख चुके। अब देखिए मेन असम की कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब यहाँ पे आता, पहले असम वाला एरिया आपको पता ना बहुत बड़ा था, बाद में फिर 3-4 स्टेट बनाए गए थे। असम बहुत बड़ा था, पहले ये सब कुछ नहीं था आपका, मणिपुर वगैरह, मणिपुर तो था, उसके बाद ये नागालैंड वगैरह नहीं थे, असम को ही पूरा होकर के बनाया गया। ठीक है, अब आता है कि बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ये कैसे हुआ। तो थोड़ा सा इसको पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें है कि यहाँ पे मिलने वाला क्या क्या है। देखिए बाहरी लोगों का मतलब क्या है कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि हुआ क्या था कि बांग्लादेशी जो थे
पहले तो आपको पता है ना, बांग्लादेश जो था वो आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, सो दैट यहाँ वाला ये वाला जो एरिया था ना आपका, ये इंडिया वाला, यहाँ से इधर वाला ये जो पाकिस्तान का, ठीक है, ये वाला इधर पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। किससे? बांग्लादेश जो वर्तमान में है उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब क्या होता है कि यहाँ पे 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, ठीक है, 1971 में आता। उससे पहले की भी बात हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे कि 1900 पहले की किस तरीके, जब 1947 में आज़ाद हुए थे, यहाँ भी दंगे चल रहे थे, यहाँ भी दंगे चल रहे थे, यहाँ भी मुस्लिम थे, यहाँ भी मुस्लिम थे। अभी आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी यहीं पे शामिल होगा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि असम के लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि असम के लोगों तो वहाँ पे थे ही, ठीक है, अपने तो मतलब उनका तो जीवन यापन कुछ बदतर चल ही रहा था। ऊपर से क्या होता है, भैया एक नई बवाल आके खड़ी हो जाती। बांग्लादेशी जितने भी थे ना वो असम में आ रहे थे, और बांग्लादेशी तो छोड़िए, सिचुएशंस ऐसी थी ना कि वो, आपने प्रवासी अप्रवासी की बात सुनी होगी ना। देखिए शरणार्थी प्रवासी दोनों में डिफरेंट होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, कि प्रवासी आप बोलोगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई बात नहीं। जैसे अभी जब कोविड की सिचुएशंस आई तो आपने सुना होगा कि प्रवासी मजदूर, किसी ने कहा कि शरणार्थी मजदूर जा रहे हैं, शरणार्थी मजदूरों को समस्या हो रही, नहीं कहा ना, सबने यही कहा कि प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को आने जाने में समस्या हो रही है। कुछ स्टेट वालों ने मतलब चरण पादुका स्कीम से एमपी में चली थी, और कई सारी स्कीम चलाए गए थे उस टाइम पे कि मतलब उनकी हेल्प के लिए तो यहाँ पे देखिए अभी गवर्नमेंट भी स्कीम चलाई कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए नवंबर तक जो पीडीएस के थ्रू खाना मिलता है, भोजन मिलता है, वो फ्री में मिलेगा। भोजन दरमियान गेहूँ चावल जो आपका सहकारी दुकान होती है ना उसमें मिलता है, तो उसको फ्री में अभी मिल ही रहा है, ठीक है, सबको मिल रहा है, आप लोगों को भी पता होगा, जो भी उसके पात्र हैं उन सबको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रवासी का मतलब कि आप खुद की मर्जी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे काम करने जा रहे हो, या कहीं पे भी जाओ आप खुद की मर्जी से जा रहे हो। सीधा सा मतलब प्रवासी का मतलब है कि किसी के दबाव में आके कहीं नहीं जा रहे हो, आपकी मर्जी है, आप एमपी के हो सपोज दैट, और आपको लग रहा है कि नहीं दिल्ली में क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी स्टडी हो जाएगी या हमें वहाँ जॉब अच्छी मिल जाएगी। आप क्या करोगे, कहाँ जाना ज़्यादा आपको मतलब उचित लगेगा, तो आप एमपी को छोड़ के यहाँ चले जाओगे। परमानेंटली नहीं जा रहे, हो सकता है कि रह भी जाएँ आप, कोई बात नहीं, तो आप प्रवासी ही कहलाओगे। आप अमेरिका भी चले जाओगे तो आप प्रवासी कहलाओगे, बिकॉज आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। शरणार्थी का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट के, यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा शरणार्थी में, पहली बात, ठीक है। और शरणार्थी में सीधा सा मतलब शरणार्थी का मतलब है कि कोई भी कंट्री के यदि लोग कहाँ पे आ रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं, युद्ध की घटना हो रही है और कई सारी वहाँ पे राजनीतिक घटना हो रही है जिसकी वजह से एक पूरे के पूरे समुदाय को वहाँ से खदेड़ दिया जा रहा है। रोहिंग्या आपने सुना था, जो अभी म्यांमार वाला सिस्टम था, वहाँ पे ज़्यादा रोहिंग्या पाई जा रही थी, और वो मतलब म्यांमार की जो घटना घटी उसके बाद से बहुत ज़्यादा रोहिंग्या यहाँ पे आए थे। तो कोई एक व्यक्ति शरणार्थी नहीं आता है, जब आएंगे तो बहुत से पूरा समुदाय वहाँ का क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाता है। सिचुएशंस मतलब कि ये राजनीतिक हो गई, सामाजिक, कोई भी धारा हो सकता है, धार्मिक, किसी भी वजह से वहाँ से निकाल दिए जा सकते हैं, और वो किसी दूसरे देश में आके शरण लेते हैं, उन्हें आप कहते हो शरणार्थी। इन दोनों का मतलब आप अच्छे तरीके से प्लीज़ समझ लीजिएगा। अभी आपका इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, उसके बाद इंटरनल रिलेशन पढ़ना है, पॉलिटी में आपके बहुत सारे अभी सब पार्ट्स हैं, उनमें पढ़ना है आपको, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जिसका ऑप्शनल है उनके लिए तो और मतलब पता ही होना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स से आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो इसमें से बांग्लादेशी क्या करते हैं, असम में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, असम में घुस जाते हैं। और जब असम में भाई घुस ही आते हैं तो इसमें क्या होता है कि बाहरी लोगों को यही बताया गया इसमें कि जब वो असम में आ ही जाते हैं, अब असम के लोगों का क्या था कि भैया उनके मन में ना मतलब ये हो चुका था कि ये आ गए हैं हमारे यहाँ, तो क्या होगा कि हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है, एक तो यदि आए तो इन्हें भूमि चाहिए रहने के लिए, ठीक, उसके बाद तो ठीक है भूमि तो ले लो आप, उसके बाद अब आगे की घटना क्या होगी, क्या वो रह के यहाँ पे बस रहने से उनका काम हो जाएगा, जी नहीं। अब जब रह ही रहे तो उन्हें भोजन भी चाहिए, अब भोजन चाहिए तो भोजन के लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो काम करने के लिए रोजगार भी चाहिए ना। अब रोजगार चाहिए तो भैया अब पड़ गई इनकी, तो यहाँ पे कह सकते हो एक तरीके की महामारी है कि यहाँ पे अब क्या हुआ, जब इनको रोजगार चाहिए तब क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से, मैं बांग्लादेश से हूँ, ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए, और आप इंडिया के यानी कि असम के रहने वाले हो। अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और आपको क्या है, क्योंकि आपको आप कह नहीं सकते ना कि आप किसी अदर कंट्री के, खुद को ही कह लेते हैं, तो आपके यहाँ मैं आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कर रही हूँ कि मान लीजिए मेरे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और आप में उतना नहीं है,
अब क्या होगा कि कोई भी कंपनी खुलती है, कुछ भी हो रहा है, तो जहाँ पे एक ही पेमेंट में टैलेंट भी मिल रहा है, यानी कि एक ही पेमेंट में ज़्यादा मिल रहा है। किसी इंसान के पास, देखिए आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं पेमेंट भी उतना ही ले रही हूँ जितना आप लेने को तैयार हैं, तो वो कंपनी वाला किसे लेगा? वो यही सोचेगा कि भाई इसे रखा जाए, क्योंकि इसके पास से हमें सेवा भी बेहतर मिलने वाली है, हमारा पैसा भी कम खर्चा होने वाला है, तो वो मुझे रख लेगा। और जो मुझे रख लेगा तो आपका क्या होगा? मैंने तो अपने पेट के लिए जुगाड़ बना लिया, लेकिन आपने क्या किया? आपका तो मैंने पेट काट लिया ना, यानी कि आपका भोजन मैंने मुंह से निकाल लिया। तो इससे क्या हुआ कि अब आपको तो ऑब्वियसली टेंशन होनी है। टेंशन के साथ साथ आपको ना, मतलब कह सकते हो कि बहुत बड़ी वाली आपके अंदर वो, मतलब जो होती है कि आप बयान भी नहीं कर सकते, इतनी गंदी वाली आपकी फीलिंग आएगी कि ये कैसे हो गया, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ऑब्वियस नहीं है टैलेंट यार, सब में नहीं होता एक समान। लेकिन ये क्या हुआ कि कोई भी बाहर का के हमारे यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सके। आपको पता है असम में ना चाय बहुत ज़्यादा होती है, चाय के साथ साथ तेल भी बहुत ज़्यादा होता है। ये डिगवोई संयंत्र वगैरह आपने सुना है, असम में ही लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब तेल वगैरह उत्पादित होता है, उसके बाद भी वहाँ के लोग गरीबी झेल रहे हैं। और जब गरीबी झेल रहे हैं तो वजह यही है ना कि वो लोग आ रहे हैं, और सिचुएशंस ये थी ना कि वहाँ पे कुछ आंदोलन वगैरह भी चलाए गए थे। तो उसमें से क्या हुआ था कि वजह आखिर में क्या थी, स्टूडेंट्स वगैरह जो चला रहे थे, ये आपको ये दिख रहा ना 1979 में चलाया गया था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आशू, यानी कि उस और जो मतलब आंदोलन चल रहा था उसका नाम आशू था, ठीक है। आशू का फुल फॉर्म क्या था? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, क्योंकि ये विद्यार्थियों के द्वारा चलाया गया था। और इसमें क्या था, ये जो आपका संगठन चल रहा था, यहाँ पे था कि राजनीतिक दल से, ये तो पहली बात की कोई अटैचमेंट नहीं था इसका। दूसरा था कि आशू जो आंदोलन था वो था अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों का नाम दर्ज होने। अब यहीं से ना आपकी एक बात क्लियर होगी कि कभी आपने NRC का नाम सुना होगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही जिक्र किया था। इंडिया में NRC लागू हो रहा, हाँ, बहुत मतलब लोग इतना भड़क चुके थे कि NRC लागू हो रहा है इंडिया में। देखिए मतलब कोई भी इतना खर्चा लगता है यार, कोई इतना पागल नहीं होता है कि हर जगह पे NRC लागू हो जाएगा। आपको किसी ने कुछ भी कह दिया आप मान लेते हो, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि बच्चा होशियार हो जाओ आप, ताकि कोई कुछ भी कह के उल्लू बना के ना चला जाए आपको कि कहते ओह आपका कौवा कान ले गया। आपने कान नहीं देखा कि एग्जैक्टली कान है आपके पास कि नहीं, लेकिन कौवा को देख रहे हो, पीछे पीछे भाग गए, अरे कान ले गए, मेरा कान ले गए। अरे एक बार देख तो लो यार कि आपके पास कान है भी, ये सच में लेके चला गया है। लेकिन नहीं, हमें तो देख रहा नहीं है अपना कान। किसी ने कहा था मुझे कि लेके चला गया तेरा, और हमने क्या किया, उसके पीछे 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 दौड़ लगा दिए, भाई रुक जा कौवा, मेरा कान दे के चला जा। तो यही वाली हालत होती है जब लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश नहीं करते, या उन्हें कुछ जो भी कह दिया किसी ने मान लेते। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात आई, वहाँ पे लोगों ने कहा कि इंडिया के मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है। क्या यार, किसी ने पढ़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट की क्या था वहाँ पे? ठीक है, हर एक उसकी बुराइयाँ होती हैं, मैं सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि यदि जब तक आपको UPSC देना है ना, सरकार के पक्ष में ही आपको बोलना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। जिसकी सरकार रहती है, सरकार के विपक्ष में लिखेंगे ना, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी वाली सच्चाई है कि सब एक दूसरे के ही चिट्टे बट्टे रहते हैं, इसलिए थोड़ा संभल के चलना है। आप अपने अंदर से आपकी स्वयं की जो भी इच्छाएं हों, जिसके भी विरोधी हो, जिसके भी समर्थक हो, आपकी मर्जी है, बट आपको एग्ज़ाम निकालना है तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे खैर आते सिटीजनशिप में, इसमें क्या हुआ, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया, साफ साफ लिखा गया, जिसने भी पढ़ा होगा उन्हें बहुत बखूबी पता होगा कि क्या लिखा गया है। कि पहली बात पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद दूसरा पाक मतलब बहुत अच्छा शुद्ध वाला होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है आपका अफ़गानिस्तान। इन 3 राष्ट्रों से आने वाले शरणार्थी, जो भी लोग वहाँ से आए हैं, तो इन 3 राष्ट्रों से आने वाले लोग, और इनमें 6 कम्युनिटी निर्धारित की गई है मुस्लिम को छोड़ के। जैसे आपका हिंदू हो गया, उसके बाद आपका सिख हो गया, ईसाई हो गए, उसके बाद जैन हो गए, बौद्ध हो गए, आपके पारसी हो गए। इन 6 कम्युनिटी को इसमें रखा गया, मुस्लिम को नहीं रखा गया। सबसे बड़ी वजह आपके मेंस में लिखने को आ सकता है, बेशक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है
ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है और ये भी पक्की वाले मुस्लिम कंट्री है। आपको पता है अभी तालिबानियों ने क्या किया, ठीक है, अफ़गानिस्तान की ये घटना है। तो वहाँ के अशरफ गनी साहब को मतलब अपना सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं मिल रही थी, कहाँ भाग के चले जाए, ऐसी हालत कर दी थी उन्होंने। तो अब यहाँ पे मुस्लिमों को, यहाँ से आने वाले मुस्लिमों को भारत में कोई ये नहीं कहा गया है कि आपको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें से आप विद्रोह कर रहे हो तो गलती किसकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस अमेंडमेंट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि भाई इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसियों को ये यहाँ की राइट दिए जाएंगे और मुस्लिम को नहीं दिए जाएंगे, कहीं पे भी नहीं लिखा गया। आप इंडिया के हो, आपको तो जन्म से यहाँ की नागरिकता, आपने जो आपका भाग 2 है संविधान का, 5 से 11 तक आर्टिकल दिए गए, पूरा पढ़िए उसे। जन्म से ही हमें नागरिकता मिल जाती है, हम पैदा होते हैं, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा करना पड़ता। हम यदि इंडिया के हैं तो हमें नागरिकता मिल जाएगी, हमारे यदि वंशज हैं तो हमें नागरिकता मिल जाएगी। अभी हम शरणार्थी की बात करें जिसका कोई वंशज वगैरह भी नहीं, जो भी है वो आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ साल तक रह रहे हैं, 4-5 साल तक, उनको नागरिकता दी जाएगी, जिसमें से मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दिया गया, दूसरे राष्ट्रों की, अपने राष्ट्र की नहीं। आप अपने राष्ट्र के यानी इंडिया में जन्मे हैं, या आपको पता है ना कि हमारा जो 5 से 11 तक की आर्टिकल पूरा आपको डिफ़ाइन करेगा कि आर्टिकल 5 में ही आपको सारी बातें दी गई हैं कि मतलब यदि 5 तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं, जिनमें से एक तो जन्म हो गया, एक तो वंश हो गया। वंश के आधार पर कैसे, मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए, दादी बब्बा पैदा हुए, मम्मी पापा छोड़े दादी बब्बा पैदा हुए, लेकिन वो जाके यूएसए में शिफ्ट हो गए। आप क्या करना चाह रहे हो, आप लेना चाह रहे हो कहाँ की नागरिकता, इंडिया की नागरिकता। बेशक आप नागरिकता ले सकते हो, क्योंकि आपके किसी पेरेंट्स वगैरह में से कोई ना कोई कहाँ का था, यहाँ का था। यह हो गया, आपके वंश के आधार पर भी आप नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप पूरा समझ रहे होगे। इसलिए प्लीज़ मैं इसीलिए आपसे कहती रहती हूँ कि आप एक एजुकेटेड पर्सन, आपसे लोग होप्स रखते हैं कि ये बंदा सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हमें लोग किसी के भी बहकावे में आ जाए अच्छा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा समझ के चलना चाहिए। अब असम की बात करते हैं। असम में एनआरसी लागू किया गया, क्यों किया गया था? अभी देखिए मामला क्या गया था, पूरा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि अवैध प्रवासियों बंगाली, इनका क्या था कि मतदाता सूची में यानी कि वोटर आईडी में इनका नाम था, जो यहाँ के नहीं थे उनका भी नाम था वोटर आईडी में। और आपको पता है कि जिसे इंडिया की नागरिकता मिली होती है और उनमें से भी जो इंडिया का होता है उसे वोट देने का हक होता है। इन्हें तो नागरिकता दे दी जाती है बट वोट देने का हक नहीं होता, लेकिन जो इंडिया के हैं वो इन्हें वोटिंग राइट होता है। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा कि इनको ही वोटिंग राइट दे दिया जा रहा जो यहाँ के नहीं हैं, इसलिए इनको और ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। और जब यहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स थी और क्या हुआ कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे उन्हें असम से बाहर भेजा जाए, इनकी ये मांग थी। और इसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन ने कई मतलब कि नए तरीके आजमाए और असमी जनता हर तबके का समर्थन हासिल किया, यानी कि असम का जो आंदोलन था वो हर तरीके से यहाँ से समर्थन हासिल करती है। और फाइनली आप कह सकते हो कि आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफल होता भी है। राजीव गांधी के साथ ना यहाँ पे 1985 में एक समझौता हुआ था। किसके साथ? राजीव गांधी के साथ। अभी पंजाब में भी वो समझौता करके आ रहे हैं। 1984 में आप क्या बताएंगे कि क्या हुआ था? प्लीज़ कमेंट करिए। राजीव गांधी जी की किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी। प्लीज़ बताइए, भारत की मानी जानी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब मैंने इतना सब कुछ बता दिया, नाम भर बताना आपको तो बता दीजिए, उतना तो आप मतलब चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अब 1984 में यदि सादे रहती तो ऐसा होता ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1985 में एक समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत क्या क्या तय किया गया था, ज़रा गौर से सुनिएगा कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में आए हैं उनकी पहचान की जाएगी। ये लिखिए प्लीज़ कि राजीव गांधी का और जो असम यानी कि आंसू का एक बातचीत हुआ था या समझौता हुआ था। कब हुआ था? पहले तो आंसू संगठन कब बना था? ये बना था 1979 में। नोट करते जाइए, ठीक है। आपको ये पूरा जिसका भी ऑप्शनल होगा ना उसके लिए तो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी है ना जिसका ऑप्शन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठा के देखिए और फिर बाद में आप कहिए कि हाँ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और उसके बाद ये जो
हुआ था ना कि 1985 में घटना हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, एनआरसी जब आप पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको ये पूरा चीज़ें दिखाई गई कि 1985 में इनके साथ समझौता किसके साथ, उस टाइम पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। अब इनमें क्या निर्णय लिया जाता, जरा निर्णय पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, तो नोट कर लीजिए, ठीक है, कि उनकी क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी जो भी युद्ध के दौरान आए हैं। नोट करिए यहाँ पे कि बांग्लादेश में आपको याद है ना कि 1971 में युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान उसके पहले उसके बाद में जितने भी लोग आए हैं, इन्होंने कहा कि उनकी क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी और उन्हें वहाँ वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आशु और असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर क्या किया कि अपने को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में संगठित किया, और इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। इनको लगा कि ठीक है भैया, हमारा आंदोलन तो सक्सेसफुल रहा, मिशन सक्सेसफुल, क्या करें, खुशी मनाया जाए। खुशी मना ही रहे थे, मन नहीं पाई, और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक अपना संगठन बनाया, उसका नाम था, पार्टी बना ली असम गण परिषद। अब असम गण परिषद जो थी 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई कि विदेशी लोगों को समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। वो भी भैया प्रधानमंत्री जी के बहकावे में आ गए कि अच्छा मतलब चलो ठीक है, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री जी कह के ही गए हैं और हम लोग क्या करेंगे, इसी का मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और उन्होंने कह दिया चलो हम तुमको आज़ाद कराएंगे। अभी असम जो उधर बांग्लादेशियों के चंगुल में फंसा हुआ उससे आज़ाद कराएंगे। अब इनको तो ये राजनीति वालों को पता है आपको कि कैसे कैसे गरम मसाले वाली चीज़ चाहिए होती है कि कुछ भी, जैसे अभी वर्तमान समय का लीजिए, आपके इलाके में भी सांसद विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा राज्यसभा सबका चुनाव होता है, तो वहाँ पे देखिए जब प्रचार करने आते ना, क्या लंबी छोड़ते हैं यार, इतनी लंबी छोड़ते हैं कि जहाँ तक कोई पकड़ ही नहीं पाता है। अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आपको पता है ना कांग्रेस ने कितनी चीज़ें फ्री कर दी थी, और कितनी चीज़ों पे उन्होंने कहा था कि हम जीतने के बाद क्या कर देंगे, सब माफ़ कर देंगे, और कसम से हुआ था। मेरे एमपी में ना क्या हुआ था कि कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने कहा था, कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम इतनी चीज़ें 70 सूत्रीय उन्होंने चला दिया था योजनाएं, और उन्होंने कहा ये चीज़ें माफ़ कर देंगे। मतलब रिकॉर्ड है अभी तक का कि कोई भी सीएम ऐसा नहीं हुआ जो कि शपथ ग्रहण के 2-3 घंटे बाद ही अपना काम शुरू करे, यानी कि अपने वादे को पूरा करे, और कमलनाथ जी ने वो पूरा करके दिखाया है। यानी कि जैसे ही वो पद पे आते 2-3 घंटे बाद ही बिजली का बिल माफ़, पूरी तरीके से माफ़। उन्होंने वादा किया था कि हम कर देंगे और कर देते हैं। बदकिस्मती कि वो रह नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है ना कि यदि सेंटर पे कोई और गवर्नमेंट है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मैं ये बोल रही हूँ ना हर बार आप समझ गए होंगे, तो जो रेगुलर है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो नए हैं ना उनको तो हवा से ऊपर ऊपर जा रहा होगा, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप शुरू से देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। हालांकि मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए एंडिंग में ही, बट नहीं आएगा क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। तो अब इसमें से क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी मतलब सिस्टम चल रहा था, अब राजनीति वाले तो ऐसे ही कर रहे हैं कि भैया ऐसा करो, अब इनको भी फ़ायदा ही मिल गया कि चलो यही मुद्दा काफ़ी है। जैसे अभी तक था राम मंदिर का समस्या सुलझा देंगे, हमें पीएम बनाओ। दूसरे कहते थे अरे हम जम्मू कश्मीर 370,000 हटा देंगे, हमें पीएम बनाओ। मोदी जी ने अभी तो वो फ़िलहाल ख़त्म कर दिया, और अब पता नहीं कौन सा वाला राग अलाप के आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्वर्णिम समझौता तो हुआ, आगे देखिए इनकी स्थिति कैसी होती है। असम समझौते से क्या होता है यहाँ पे कि शांति कायम हुई कि और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया भाई। ये जो स्वर्णिम असम बना रहे थे ना, इनकी तो गई हाथ से। और इसके बाद क्या हुआ कि बाहरी जो का मामला था, अभी असम पूर्वोत्तर राज्य के यानी कि अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। और ये समस्या क्या थी कि त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो क्या होता है कि अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक की स्थिति में रह रहे थे, यानी कि ये खुद ही अल्पसंख्यक हो चुके थे और उनको डर था। आज हो चुके हैं, पहले तो डर था सिर्फ, आज हो चुके हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी यहाँ पे क्या था कि इसी बात का भय था कि चकमा शरणार्थियों को लेकर वो गुस्सा कर रहे थे। चकमा भी एक शरणार्थी है। अब देखिए समाहार और राष्ट्रीय अखंडता, इसकी भी बात कर लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो जो समाहार और असम समझौते का जो ये उल्लेखनीय उपलब्धि है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या क्या इसमें दिया गया है, जो भी है आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी कि रियलिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या हुआ, सो दैट आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है।
अब देखिए कि समाहार और राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं तो आप तो ये समझ चुके हैं ना कि असम की समस्या क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, मेन थे बांग्लादेश थी, और असम नहीं पूरे पूर्वोत्तर भारत की यही थी। और असम थोड़ा नज़दीक पड़ता है, आपको पता है कि उधर पूर्वोत्तर स्टेट में असम थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी स्टेट है, तो वहाँ पे और पहले भी था, पहले ये सारे राज्य बटे भी नहीं थे, तो वहाँ पे मतलब ये दिक्कत तो ऑब्वियस है कि देखनी ही पड़ रही थी। और इसके बाद क्या हुआ कि इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशकों के बाद भी क्या हुआ कि राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया। और यहाँ पे हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लगातार एक न एक रूप में उभरती रहीं, ठीक है। और जब उभरती ही रहीं तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं कहीं से अलग अलग राज्य बनने की मांग उठी, तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से क्या हुआ अलगाववाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद से क्या हुआ कि 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति में क्या हुआ कि इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में क्या होता है कि पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। और यहाँ पे हम इन उदाहरणों से क्या कर सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं। और भी ऐसे सीख सकते हैं, क्या होता है कुछ ऐसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है पहला बात, ठीक है। उसके बाद होता है कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश करते हैं, यानी कि सीधे से मतलब है कि जब हमें कमियां होती हैं तब हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप भी डीएम बनना चाह रहे हो ना कोई पर्पज होगा, आप कोई आईपीएस बनना चाह रहा होगा, कोई आईएफएस बनना चाह रहा होगा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाह रहा होगा। क्यों? वजह इसके पीछे, आपके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होगी, हो सकता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसा लगे अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला था, बन जाने दे डीएम, फिर बताता हूँ या बताते हो, एक एक करके बदला लूँगी। तो हालांकि ऐसा वाला कुछ आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला नहीं, हाँ वो जलवा अलग ही रहता है, लेकिन आप ऐसा फिर बाद में करोगे नहीं। बट हाँ अंदर से वो फीलिंग रहती कि अच्छा तुमने ऐसा बोला था, एक बार बन तो जाऊँ फिर बताती हूँ, कि सारे चुन चुन के ना हिसाब लिया तो बताना फिर। तो यहाँ के और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा कि अब देखिए क्या हुआ कि अभी मैंने बताया आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पूर्वोत्तर राज्यों को लगा कि कमियाँ हमारे संविधान में बना दिया गया, ठीक है, लिख दी गई, इतनी बार संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों को संविधान में संशोधन करने एक तरीके से आविष्कार हुआ ना कि यहाँ पे जब लोगों को यहाँ पे कमियाँ लगी, लोगों ने आवाज़ उठाई तो एक उसका क्या था कि टाइटल लिख दिया गया था कि ऐसा ऐसा है, और उसके बाद अब उसमें आप कितना भी तोड़ मरोड़ करो, सुधार करो, आपके पास सारे कुछ है और उसी में आप बदलते रहो। आज भी इसीलिए जीवन संविधान है और यहाँ पे भी इसीलिए बताया कि हम इन सब से सीख ले सकते हैं कि आगे गलती ऐसी ना करें। कौन? सरकार सीख ले सकती है। और इसके बाद क्या हुआ, हमें सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जो भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड आंदोलन थे, जो भी आपके किसान आंदोलन थे, उन सब में हमने देखा था ना लोकतंत्र की ये बहुत मतलब बेसिक वाली नीड है, ज़रूरत है यहाँ पे कि आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें भी बताया गया है कि ये यहाँ पे पहली क्या है, यहाँ पे आपकी अभिन्न अंग के रूप में माना जा रहा है। यदि आप ऐसा कर रहे हो ना, अपने हक के लिए बात कर रहे हो, ऑब्वियस है कि लोकतंत्र को आप जीवित रखने के लिए वहाँ के रहने वाली जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। क्योंकि यदि एक ही ढर्रे पे चलता रहा तो वो फिर बेकार रहता है, मतलब ठीक ठाक है कि कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे न्यूट्रल ही हैं। और अब क्या हुआ यहाँ पे कि क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के एक व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी है। स्पेन में बास्को लोगों यानी कि बास्क लोगों और श्रीलंका में क्या होता है कि तमिलों के अलगाववादी मांग। अब देखिए श्रीलंका में भी क्या होता है, तमिलों की अलगाववादी मांग। और भारत का एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं। यानी कि आपको एग्जाम्पल दिया गया कि छोटे छोटे जो कंट्रियाँ थी ना, तो जैसे श्रीलंका हो गया, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, देखिए यहाँ पे अंदर ही लोग लड़ रहे थे और वहाँ की उतने छोटे छोटे फिर भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ तो समस्या का समाधान हमने निकाल लिया क्योंकि उस टाइम के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे, ठीक है। राजीव गांधी जी, आपको पता ना, बहुत एजुकेटेड बंदे थे वो तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाह रहे थे। उनको तो मिसाइल मैन बनना था, कहाँ मतलब उनका कोई ये टारगेट ही नहीं था, कुछ और ही करना था उन्हें। लेकिन ठीक है,
प्रौद्योगिकी वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल इन्हीं के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी जी के द्वारा ही सबसे मतलब कम उम्र में इनकी डेथ भी हो गई थी। और क्योंकि यहाँ पे जो अभी तमिल की मैंने बात की ना, तमिल में लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन एक था, अब इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ घटना क्या थी इसकी। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि भारत जबकि बहुत बड़ा विशाल देश है, लेकिन फिर भी वो तैयारी से निपटने के लिए लगातार यहाँ पे कोशिश करता रहता है। और दूसरा सबक ये है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। और यदि हम देखें कि 80 के दशक की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर का माहौल अशांत था। देखिए मतलब ठीक ठाक मतलब माहौल चल रहा था, शांति वाला है था नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन मामलों को सरकार ने कानूनी व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई और बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ उन्हें दबाने की बजाय कि आप सैनिक भेज दो। आपको पता ना पहले सैनिक भेज दिए गए थे और क्या दिक्कत हुई थी पंजाब में, और बाद में फिर समझौता किया गया, याद है आपको कि नहीं है? हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पंजाब की जो सिचुएशन हुई इसी चैप्टर में पढ़े हैं कि वहाँ पे जब पंजाब पे चल रहा था ये दंगा वदंगा, तो पहले तो ये हुआ कि चलो ठीक है सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, सीधे सीधे यहाँ से भी सैनिक भेजो, सैनिक भेजे। हाँ, हुआ क्या कि अमृतसर में भैया इनके स्वर्ण मंदिर को हो गया हमला। अब स्वर्ण मंदिर में थोड़ी सी भी खरोंचाई धर्म पे खरोंचाई तो हम तो अपनी जान देखते नहीं। फिर कोई किसी भी धर्म के लोग, इंडिया में तो ये बहुत चलता है और इंडिया में क्या हर जगह पे चलता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लोग भड़क गए तो फिर लोग समस्या तो मतलब बेकाबू ही हो रही थी। और राजीव गांधी जी ने और इंदिरा गांधी जी को तभी मारा गया था, सिखों ने ही मारा था, उनके अंगरक्षक थे वही मारे थे 1984 में। उसी टाइम पे राजीव गांधी जाते, फिर बातचीत करके अपना समस्या का समाधान वो करते कि इसे भड़काने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, जनता यहीं की है, अच्छा है कि हम यहीं पे मिल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही बताया गया कि बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होता है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए। और बातचीत के जरिए क्या होता है कि क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया और इस सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलेगा आपको कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या बड़े कारगर तरीके से भी निपटा जा सकता है। और तीसरा सबक, यानी कि तीसरा सबक आप देखिए, जब भी इंटरव्यू वगैरह दीजिए ना, हमेशा यह क्वेश्चन लिखिए तो घुमा फिरा के ना, गोल मेल करके वो मतलब पता नहीं क्या क्या लिख दे, उससे अच्छा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। तो एग्जामिनर को इतना टाइम है, हमारे पास भी बड़ा लिमिट है, यदि इंटरव्यू भी ले रहा है हमारे पास भी 30 से 40 मिनट है, उसके पास भी उतने में भी कई सारे सवाल पूछने हैं। सो दैट कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना मतलब बेस्ट देना है ना, कोई वो तो कहानी घुमा फिरा करने, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आ ना कि हाँ सर ऐसा ऐसा, पहला तो ये, दूसरा तो ये, तीसरा तो ये, काम खत्म, नहीं आ रहा, चौथा नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करना, अच्छा ऐसे 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 मतलब इतनी लंबी कहानी पिरो के रख दो। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं समझा रही हूँ आपको, पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाओ और इंटरव्यू में पूछे जाए तो बोलो अच्छा असम में ना ऐसे हुआ था, अच्छा वहाँ के बांग्लादेशी वाले ऐसे कर रहे थे, फिर ऐसे हो रहा था। पहला पॉइंट आप बताओ कि वहाँ की समस्या क्या थी कि बांग्लादेशी आ रहे थे। दूसरी समस्या आपको बता देना कि वहाँ की आर्थिक समस्या थी। आर्थिक समस्या कैसी थी, तो आर्थिक समस्या आपको सीधे से बताना कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना क्रॉस हो, तो सीधे से बताना कि पहला पॉइंट कि बांग्लादेशी आ रहे थे, देन सेकंड पॉइंट आपका है कि उनके रोजगार में संकट या आर्थिक समस्या की स्थितियाँ देखनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हमने कह दिया कि आर्थिक समस्या थी, अब पूछ लेंगे आर्थिक समस्या कैसे थी। इसलिए आपको ना पॉइंट टू पॉइंट बात करने पे थोड़ा सा अपना ये जो माइंड है ना उसे तैयार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से किसी को भी कम टाइम पे ज़्यादा बेहतर जवाब दे सके। आपसे यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उनसे यही मांगा जाता है, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं उसे शॉर्ट टर्म में कैसे सुलझाना है ना, वो आपको करना है। और इसके बाद क्या हुआ कि आपको जो तीसरा सबक अब मिलता है कि सत्ताधारी यानी कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफ़ी होगा कि यहाँ पे किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है और क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। और इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्या हुआ है कि क्षेत्रों की बातों को वजन दिया कर जाना चाहिए, और यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा, ठीक है। अब आता है चौथे की बात करें तो चौथा यह है कि आर्थिक विकास के यानी कि एतबार से
विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि क्या होता है यहाँ पे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा। चौथा सबक ये भी आपको सीखने को मिलना आर्थिक में कि उनके साथ। राजनीतिक देख लिया कि सारी पार्टियों को हमें मिला जुला के रखना है। आर्थिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है कि सबको ऐसा ना लगे कि हम पीछे हैं, जैसे पूर्वोत्तर वालों को लग रहा था। उसे आप ये सबक सीख सकते हो। चौथा ये आपको जो बता रहा है ना कि हम सबक क्या सीखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में अभी बता रहे हैं ना। एनसीईआरटी पढ़ने से सारी चीज़ें बहुत सारी, मतलब आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत चीज़ें हमारी डेवलप होती है। माइंड जो भी है हमारा किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे अभी काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आर्थिक आप कह सकते हो, मैंने कुछ व्यवस्था के आधार बताए थे आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उनमें से 2 देख चुके, सामाजिक, राजनीतिक। आर्थिक पे आए तो यहाँ पे आर्थिक विकास से यहाँ के विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े लोगों को लगेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा। वो अवश्य आंदोलन करेंगे। और भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। और ऐसे में क्या होता है कि स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत के यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी क्षेत्र से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। और साथ ही क्या होगा कि अंतर प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय आप्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है। इससे सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही। और सबसे आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरगामी का पता चलता है भैया, दूरदृष्टि का। क्या बात है, मतलब मैंने अभी बताया था ना, हिंट दे के वो चले गए, उसमें आप थोड़ मरोड़ करते रहो। आर्टिकल उन्होंने 14 बना दिया, 16 बना दिया। उन्होंने कह दिया था ना विधि का अधिकार है, इक्वलिटी राइट है। अब इक्वलिटी राइट में आप क्या करो, इक्वलिटी राइट कैसे देना आप तय करो। यहाँ पे उन्होंने बना दिया इक्वलिटी राइट। इक्वलिटी राइट का मतलब क्या है, कैसे देना है आप तय करो। यहाँ पे कि अब लोगों को इन तक कैसे पहुँचाना। हमने कह दिया बोलने की स्वतंत्रता, उन्होंने कह दिया संविधान निर्माताओं ने बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आप कैसे लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दे रहे हो आप जानो। तो वहाँ पे उन्होंने हिंट दे दिया। अब किसी को ना कुछ और बोलना है, आपने कह दिया उसमें प्रतिबंध लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल यदि किसी को पता है कि हमारा राइट है ये, तो वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। और नहीं पता तो उसके लिए विद्रोह करेगा कि भैया ये सही है, हमारा हक ये वाला मिलना चाहिए। यदि संविधान में वर्णित नहीं तो वर्णित करो इसे, हमें ये वाला हक चाहिए और वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान तो एक बार लिखा गया, उसी में आप तोड़ मरोड़ कर रहे हो, आगे से कोई लिख नहीं रहे हो, उसी में तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ, उनके दूरदृष्टि को आप कह सकते हो, उन्हीं की वजह से आज संविधान पूरा जिंदा है। और उसके बाद वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। और देखिए संविधान कोई आदमी नहीं था, एक पुस्तक है। ठीक है, जीवंत का मतलब है कि आज भी हम उसी का आधार लेके सारे काम सिस्टम चल रहा पूरा हमारा इंडिया का। ठीक है, और अब क्या हुआ कि हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य है कि भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वो बहुत लचीली है। अगर मतलब कि अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या किया गया है कि विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को यहाँ पे क्या किया गया है कि संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। और पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। 6ठी अनुसूची, अभी आप फटाफट कमेंट करिए कि संविधान में आपके कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। और 5वीं और 6ठी अनुसूची 2 ऐसी अनुसूचियां हैं जिनमें SC ST या पिछड़े लोगों की बात की गई है, जनजातियों की बात की गई। ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति की। तो इससे प्लीज बताइए कि 5वीं अनुसूची में क्या है और 6वीं अनुसूची में क्या है। मैंने हिंट दे दिया कि इन दोनों में बात की गई, बस थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में ही, जो आपकी 5वीं है और 6ठी है। ठीक है, मतलब एक में है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही लगेगा, एक में कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितनी भी कम्युनिटी है जो पिछड़ी है, SC ST या OBC भी आती है उनके लिए। तो प्लीज़ जल्दी से बताइए आप लोग, और नहीं बनता तो देखिए कहीं से भी पढ़िए, उसे देख के मत छाप दीजिएगा, कॉपी करके मत बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता, मैं भी गूगल कर सकती हूँ। मैं अपने लिए नहीं पूछी, मैं देखना चाह रही हूँ कि आपसे कितना बनता है। ठीक है, इसलिए कॉपी करके नहीं छापना है, आपको पढ़ लेना, उसे कहीं पर नोट कर लेना, नहीं बन रहा हो तो, और फिर आप मुझे कमेंट करना है कि हाँ ये था इसमें।
और इतना तो लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और समावेशी है। जिस तरह की चुनौतियाँ भारत में मतलब कि भारत में पेश आई, वैसे कुछ देश मतलब कि कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। और भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। देखिए कंक्लूजन कितना बेहतर, कितना खूबसूरत दिया गया ना। सारी बुराई करो, कसम से यार प्यार से कह दो कि मतलब वो होता है ना, बच्चों को डांटो, मारो, पीटो, सब कुछ करो, फिर उसके बाद कह दो अरे यार तुमको इसीलिए तो मार रहे हैं ना, तुम पे भरोसा है हमें कि तुम ही तो कर सकते हो, मैं तो इसीलिए मार रहे हो तुम्हें। हम देखो पढ़ रहे हो ना, पढ़ने वाले बच्चों, वो हमारे मैडम ऐसे मतलब मेरी मैडम थी ऐसे ही करती थी, इतना ज़्यादा पिटाई करती थी, इतना ज़्यादा पिटाई करती थी, जब भी कुछ ना बने ना तो अपने क्लास में तो पिटाई हो, दूसरी क्लास में जाए, अंग्रेजी पढ़ाती थी, अंग्रेजी थोड़ा वीक थी, और उसमें से ना अपने क्लास में पूछे, दूसरे क्लास में भी पूछे, और कभी कभी तो कंबाइन क्लास में भी। अब कोई मतलब क्लास का मॉनिटर हो और उसके बाद से इतनी बड़ी इंसल्ट हो, मतलब ये आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी वाली फीलिंग आती है। तो अपने क्लास के अंदर मान लो चलता है, अब क्लास के अंदर तो मारती थी, बाहर खड़ा कर देती थी निकाल के। मतलब एक बार कसम से गलती हो जाए ना, मीनिंग मतलब उनको मैडम को था कि इसकी मीनिंग तो गलत हो कभी कहीं ना कहीं, और यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, ये पिटाई होती थी कसम से ना, कि मतलब आज भी वो पिटाई याद है। और उसमें से यदि कभी पूछो कि मैडम बस मतलब मैं तो नहीं पूछती थी, लेकिन और लड़कियाँ कि ये तो सारी चीज़ें बताती है, और कोई नहीं भी बताता था तो उनको इतनी पनिशमेंट नहीं मिलती थी जितनी मुझे मिलती थी। तो वो पता है मैडम का क्या होता था कि देखो बुरा मत माना करो, मतलब तुमसे मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट हमारे स्कूल का ला सकते हो ना, इसलिए मारते हैं। ये लो मतलब हाथों की दुर्गत है, हाथ पीठ कहीं भी मिले मार देती थी। और ऊपर से मतलब बाद में ना हमारी तारीफ भी कर रही हैं, कह रही तुमसे तो उम्मीद है ना स्कूल का रिजल्ट अच्छा आने की, इसलिए तुम्हें पिटाई कर रहे हैं। और सबको तो नहीं मारते ना, देखो सबको नहीं मारते, कसम से सबको नहीं मारती थी, बने चाहे ना बने, ज़्यादा पिटाई नहीं होती थी उनकी जितनी इधर हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे भी जब भी कंक्लूजन हो कुछ इसी एंगल का होना चाहिए कि यहाँ पे हमने सारी बातें भी कह दी कि क्या क्या अच्छाइयाँ क्या क्या खामियाँ हैं। देन हमने यहाँ पे ये भी साबित कर दिया कि इन खामियों के बाद भी हमारे इंडिया का जो भी सिस्टम है काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया कि जो संवैधानिक ज़्यादा लचीला और समावेशी तो है, लेकिन जिस तरह चुनौतियाँ पेश की गई हमारे इंडिया ने, तो यहाँ पे दूसरे देशों में भी है, लेकिन हमारा जो संवैधानिक ढांचा था ना दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। मतलब उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा दिया, प्यार से मारो अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे हुआ, और यही सिस्टम पूरा सेम टू सेम आप जब आंसर लिखेंगे ना आपको भी अपनाना है। इसीलिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो टाइम पास करने के लिए, आपको ये एनसीईआरटी बच्चों वाली नहीं पढ़ाई जा रही है। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा दिमाग खोलिए कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ ये बच्चों तक लिखी गई है, लेकिन आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा, क्योंकि आपका विकास यहीं से होना है। थोड़ा सा हम ना इस पे बात कर लेते, सिक्किम का विलय। आपको ना मैं इसके बारे में बता दूं, सिक्किम एक देश था पहले, छोटा सा छुटकू सा ये देश था, ठीक है, और इसका विलय किया गया था बाद में। अब विलय किया गया था तो क्या क्या था ज़रा देख लीजिए। इसमें क्या था कि आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरण गति प्राप्त थी। इसका मतलब यह है कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि सिक्किम की रक्षा और विदेशी मसलों का जिम्मा भारत सरकार का था। और उसके बाद जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा श्योंग्याल के हाथों में थी, और यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी ने क्या किया कि एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था, और नेपाली क्या थे कि मूल जो नेपाली थे, सिक्किम आपको पता है कि नेपाल से सबसे ज़्यादा इसकी सीमा टच होती है। यहाँ पे क्या हुआ कि नेपाल की मूल जनता के मन में यह भाव घर कर गया था कि चोंग्याल अल्पसंख्यक लेपचा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। और चोंग्याल विरोधी दोनों समुदायों ने क्या किया कि इन समुदायों के नेताओं ने भारत सरकार की मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। भारत सरकार से उन्होंने कहा था कि हम कुछ टाइम तक आप हमारी हेल्प करो, हम आप में मिलेंगे नहीं, अभी कुछ टाइम तक हम देखेंगे कि ठीक है आप किस तरीके से यहाँ पे मतलब जनता हमारी खुश रह पा
आ रही है, नहीं भारत ने कहा ठीक है भैया देख लो, हम तो सबको खुश करना आता है हमें, और वो रहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो शामिल रहते हैं, बाद में सिक्किम का विलय होता है। और आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने समर्थन मांगे, इंडिया दे भी देता है। और सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली और यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। और सिक्किम विधानसभा ने क्या किया कि पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात की गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में क्या हुआ कि जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी पूरी मुहर लगा दी और भारत सरकार के सिक्किम विधानसभा के अनुरोधों को तत्काल मान लिया गया और सिक्किम राज्य को क्या किया गया कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। चोंग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने का भी यहाँ पे क्या कहा कि मतलब हो गए, ठीक है, आलोचक तो रहते ही हैं, लेकिन 22वां राज्य सिक्किम बन चुका था। और उसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ पे भारत संघ के में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था और इस कारण यहाँ का जो मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा ना बन सका था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो सिक्किम था, ये तो पैराग्राफ आपको मुझे नहीं पता समझ में आया कि नहीं, अब मैं समझा रही हूँ आपको कि इसमें जो समझाना चाह रहा है आपको, सिक्किम पहले एक आप ऐसे नहीं कि जो संप्रभु ही था बिल्कुल तरीके से, लेकिन हाँ इंडिया का वो हिस्सा नहीं था। ये सच्चाई है कि सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं था, एक अलग राष्ट्र के रूप में वो था, छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब ये इधर जाएगा तो भूटान है, इधर जाएगा नेपाल, इधर जाएगा चाइना है, और अब इससे फैसला करना था कि जाएँ किधर। तो यहाँ के जो हेड थे इनसे इंडिया वालों से हेल्प लेते हैं क्योंकि यहाँ में कुछ समस्याएं चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे नेपाल है, ऐसा मत समझिएगा कुछ है, नेपाल से कुछ इनकी समस्याएं चल रही, इन्होंने इंडिया वालों से हेल्प मांगी। इंडिया से कहा, इंडिया ने कहा कि ठीक है आप हमारे मिल जाओ, हम अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, खातिरदारी करेंगे। इन्होंने कहा हम कैसे मान लें कि आप हमारी खातिरदारी करोगे, हमें कुछ दिन का टाइम चाहिए। वो तो लड़की की शादी के लिए बात करते हो, लड़की कहती कुछ दिन के लिए टाइम चाहिए, वैसे यहाँ पे भी हो रहा कि भैया अब इसकी शादी की तैयारी हो ही रही कि ससुराल तो जाना ही है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए टाइम चाहिए। भारत ने कहा भाई आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोच लो, आना तो मेरे पे ही है, सोच लो। तो ये क्या करते कुछ टाइम तक, मतलब ये पूरा इंडिया ही इनकी रक्षा करने का पूरा जिम्मा लेता है और बखूबी निभाता भी है। उसके बाद अब क्या होता है, जनमत संग्रह वगैरह कराया जाता है। बाद में जनता को भी लगा कि हमारे लिए यही सेफ़ है और हम मतलब इधर उधर नहीं, कहीं नहीं जाएंगे तो मारे जाएंगे, है थोड़ा सा इलाका है हमारा, मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि कहीं ना कहीं तो शामिल होना। और जब कहीं ना कहीं मतलब बहुत बुरा और बुरा हो तो बुरे वाले को पकड़ना अच्छा होता है, तो फिर इन्होंने फैसला किया। जब जनमत संग्रह हुआ तो जनता से जब वोटिंग कराएगी तो जनता ने क्या कहा कि हम इंडिया में शामिल होंगे और इस तरीके से सिक्किम आपका 22वां स्टेट बन जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिक्किम कोई यहाँ का हिस्सा नहीं था पहले, ठीक है। और जम्मू कश्मीर तो अपना ही हिस्सा था, ये मत समझिएगा कि जम्मू कश्मीर के पीछे क्यों लड़ रहे हैं, देखिए सिक्किम नहीं था अपना हिस्सा, लेकिन अब हो चुका। अब किसी को औकात नहीं कि सिक्किम लेके दिखाए हमसे, और जम्मू कश्मीर का भी जो ले लिया है भगवान ने चाहा तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। अब वैसे ये अब चैप्टर हो चुका है आपका ख़त्म। और हाँ, मुझे लिट्टी के बारे में थोड़ा सा बताना था। वो लिट्टी चोखा वाली लिट्टी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये LTT करके है। और तो यहाँ पे क्या है कि LTTI है, ये लिब्रा मतलब ये इसका नाम क्या है, लिब्रा टाइगर तमिल एसोसिएशन करके है कुछ, ठीक है, इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लिट्टी ई वाली है शायद, तो देख लीजिएगा कौन सा वाला है, लिट्टी नाम है इसका ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे क्या हुआ था कि चल रहा था कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। आपको पता है कौन सी यहाँ पे, जब शीत युद्ध के टाइम पे तो इंदिरा जी नहीं थी, नेहरू जी थे। उसके बाद की सतर्कता के लिए आपको पता 1962 तक सिचुएशंस कितनी नाजुक चल रही थी, ठीक है, यानी युद्ध होते होते बच गया। ऐसा नहीं कि सर्दी में युद्ध हो रहा था इसलिए वो कोल्ड वार कहलाया, ऐसा नहीं था, युद्ध होते होते बच गया, ये था शीत युद्ध का मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन चल ही रही थी। अमेरिका को लगा कि भैया रूस ऐसे ही बवाल खड़ा करता रहेगा, हम क्या करते हैं कि कुछ अपने सपोर्ट के लिए, अपने अच्छाई के लिए तो कर लेते। उसे पता था कि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, अभी तो मैप है नहीं मेरे पास यहाँ पे, आप मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड हो गया, ठीक है,
यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये रूस हो गया, यहाँ पे है आपका अमेरिका, ठीक है। ये उत्तर भारत में आपकी इक्वेटर कहाँ से जा रही है, इक्वेटर यहाँ से जा रही है। यहाँ पे अमेरिका हो गया आपका, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका है रूस। अब इंडिया कहाँ पे आता है भैया, इंडिया यहाँ पे आता है। कहाँ पे इंडिया आएगा, इंडिया यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। और जब इंडिया यहाँ पे आ रहा है तो अमेरिका को क्या लगा कि यदि यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है, रूस यहाँ से वार करने आएगा हम पे, तो क्या होगा, काफ़ी ठंड पड़ेगी। आपको पता है कि वहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो हर मौसम में ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, और ठंड में तो और ठंड रहती है। रूस की हिम्मत नहीं कि यहाँ से चला जाए, तो अमेरिका अब रूस को जाना कहाँ से पड़ेगा, रूस जाएगा यहाँ से, मतलब कि इसको रूस क्या करेगा, रूस अब जाएगा कहाँ से, तो रूस आएगा ऐसे अमेरिका पे वार करने, इंडिया से घूमते हुए आएगा, इक्वेटर की इधर नहीं आने वाला, तो यहाँ से ही आएगा, ठीक है। और जब यहाँ से आएगा तो अमेरिका को लगा कि यहाँ से क्या करना चाहिए, हमें एक रास्ता बना लेना चाहिए, कुछ अपना ऐसा यहाँ पे स्थापित कर देना चाहिए कि लोगों मतलब रूस हम यहीं पे इसे क्या कर दें, ख़त्म कर दें। अमेरिका ने प्लान बनाया, श्रीलंका वालों को बढ़िया कहा, जैसे अभी चाइना वाले कर रहे हैं ना कि आपके आए एरिया में बोले अरे आप क्या इतना खूबसूरत ये जगह पड़ी, यहाँ पे तो ये निर्माण करना चाहिए। तो आपने कहा अरे भाई साहब पैसा नहीं है, क्या बताएं, वो कर तो लेते, अच्छा थे, हमें भी पता करना चाहिए। तो चाइना बोलता अरे टेंशन का ले रहे हो, पैसा हम देते हैं ना, फिर देते रहे ना आप। तो आपका कह रहे नहीं इतना मतलब क्या ज़रूरत है इतना सब करने की, वो होता है ना कहने की बात, वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, जब आपके पास हो कभी तो दे दीजिएगा। और फिर बाद में आपको पता है चाइना क्या करता है, इतना प्यार का तमाशा मारता है ना कि लगता भी बड़ा कस के है और आप रो भी नहीं सकते हो। वही वाला यहाँ पे अमेरिका हाल कर रहा था, चाइना ने भी यहाँ पे हम्बन टोंडा बंदरगाह बनवाया है और छोड़ दिया, उसे लीज पे ले लिया, 94 साल का मरते रहो यहाँ पे। अब यही सिचुएशन जो अभी अपना रहा वर्तमान में, क्योंकि उसे भी अब अपना वर्चस्व बनाना है। तो इसने यूएसए ने क्या किया, अभी मैं चाइना से पहले की बात कर रही हूँ, तो यूएसए भी यही कुछ सोच रहा था, यहाँ पे भी इसको कहता है कि भाई साहब हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सारी समस्याएं जो है सब निपटा देंगे। और हमने पढ़ा था ना कि अंदर श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो यूएसए वालों ने वादा किया कि हम सारी चीज़ कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि अरे भाई आप इतना ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो, बिना किसी रीजन के तो आप कर नहीं सकते हो। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है, आप क्या करो कि हमें अपनी कुछ थोड़ी सी जगह दे दो, यहाँ पे हमें कुछ मतलब अपना सेंटर वगैरह बनाने हैं, पोर्ट वगैरह बनाना है तो बना ले। इन्होंने बस इतनी सी बात है, ले लीजिए। तो भैया उस टाइम में आपको पता है कि उसने हमारी कितनी हेल्प की थी, जब हम 1971 का युद्ध लड़ रहे थे। अब रूस ने क्या कहा इंडिया से, ये जो रूस था इंडिया से कहता है कि भैया अब आपको ज़रूर मतलब कि हमको आपकी ज़रूरत है, हमारी मदद करिए। उस टाइम पे थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने कहा क्या करना है, उन्होंने कहा कि करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो अमेरिका यहाँ पे श्रीलंका में अपना बना रहा है, कुछ अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे बनाने नहीं देना है। इंदिरा गांधी जी का बस इतनी सी बात है, उनके लिए तो चुटकियों का काम था ये, आपको पता है कितनी पावरफुल लीडर थी। उन लोग बस इतनी सी बात है ना, काम हो जाएगा भाई साहब आपका। और क्या होता है, इंदिरा गांधी जी ने एक तमिल ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर दी, कौन सी थी वो, लिट्टी, पहले से ही थी, उसे बढ़िया हथियार देते, बोलते जाओ भाई जितना मन करे वहाँ अपना सब कुछ उपयोग कर लो, हथियार सीख लो चलाना चाह के श्रीलंका में, और सब मतलब काम कर लो। अब ये भैया लिट्टी जाते हैं और ये क्या करते हैं कि वहाँ पे उनको तबाह करना शुरू कर देते हैं। अब जब तबाह करना शुरू ही कर देते हैं तो श्रीलंका वाले कहते हैं भाई बजे क्या, काहे फालतू को मार रहे हो, हमें हम तो कुछ किए भी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने कहा देख भाई बजे कुछ नहीं है, ये जो अमेरिका यहाँ पे आके बस रहा ना उसे हटा दे, हम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब श्रीलंका ने कहा अमेरिका से कि देखो यार हमें अपने ज़िंदगी प्यारी, अपने घर वालों की जान बचाने दो, हमें हम नहीं दे पाएंगे ज़मीन। अमेरिका भी कहा नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम बचा लेंगे। इसने कहा भाई देख चला जा तू, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई सहायता वगैरह नहीं चाहिए, तुम जाओ भैया, हमारे घर की जान अब खतरे पे है। तो यहाँ से मतलब इतना अच्छे तरीके से इंदिरा गांधी जी ने पूरा उपयोग किया और उन्हें भगा दिया, पूरे अच्छे तरीके से भगा दिया। और बाद में लिट्टी का भी खात्मा करती हैं, लेकिन मतलब वही था कि पहले तो आप उनको गुड़ खिला रहे हो, बाद में जहर खाने को बोलोगे तो वो खाएंगे थोड़ी ना। तो लिट्टी के द्वारा ही किसे मारा गया था, राजीव गांधी जी को मारा गया था। इंदिरा गांधी जी को तो मार नहीं पाए थे, लेकिन अब दुश्मनी तो खैर थी ही, तो उनको फिर बाद में जब जाते हैं श्रीलंका में एक समझौते के लिए जाते हैं और वहीं पे इस संगठन ने ही ये संगठन जो था यही मार देता है, ठीक है उनको। तो आपको याद रखना ये सारी कहानी जो मैं बता रही हूँ ना, रियलिटी बता रही हूँ, कोई आपको
स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, बस स्टोरी के फॉर्म में सुना रही हूँ कि आपको याद रहे सारी चीज़ें, ठीक है। और उसी तरीके से नक्सलवाद का भी उदय हुआ है। कभी नक्सलवाद का जब भी जिक्र आएगा तो मैं नक्सलवाद के उदय के बारे में बताऊँगी, कैसे हुआ था, आज नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब अपना एक चैप्टर और बचा है, उसको भी 1-2-3 दिन में कवर कर लेंगे। और थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी जो बाहर से शोर आ रहा होगा आपको। तो अभी नवरात्र चल रहा है, आपको पता है, घर में माता जी की स्थापना हुई, तो अभी कुछ 9 दिन तक शोरगुल होता रहेगा, थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सब कुछ चलता रहता है, आप भी माता जी की भक्ति में लीन रहिए, बस पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करिए, सब काम करने चाहिए, भक्त भगवान सबको होना चाहिए। अच्छी तरीके से सारे काम को आप टाइम दीजिए और बस पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, और क्या है, मस्त रहिए।